थे, क्योंकि आपको लगता था हो गया, मैं तो आधा बन ही गया। लेकिन कहते हैं बड़ों का कहा और आंवले का खाया हुआ धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे इश्क आपको पता चला कैसे होता है। फाउंडेशन किया, एग्जीक्यूटिव किया, अब तो प्रोफेशनल में आ गए और आप इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं कि जल्दी से क्लियर हो जाए। आप बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, आप में से जितने बच्चों ने भी सीएस किया, इनमें से मैं आपसे पूछूं कि सीए क्यों नहीं किया, तो आपके माइंड में कुछ फैक्टर्स होंगे। मेरे को लगता है कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि सीएस में अकाउंट्स कम है और आपका हाथ प्रैक्टिकल में टाइट था, आज भी टाइट है, इसलिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। मैं ये कहता हूं कि आपका हाथ टाइट था, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, बुरा मत मनाइएगा, अपने आप मत लेके चलिएगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं रामलाल की बात कर रहा हूं, लो आप रामलाल नहीं हो, लो आप राम प्यारी भी नहीं हो, लो मैं तो राम प्यारी के लिए बोल रहा हूं, आपको थोड़ी बोल रहा हूं। इसमें आपने सीए में सुना था कि रिजल्ट बड़ा गंदा आता है, कि पिताजी अपने बेटे के साथ भी पेपर देने जा सकते हैं। हद हो गई, दोनों पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए आप डर गए थे, आपने सीए नहीं किया। मैं तो रामलाल की बात कर रहा हूं। रामलाल को लगा कि मैं शुरू में ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तो आपने इसलिए सीएस किया। आपका लॉ में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आपने सीएस किया। आपको इसकी स्कोप अच्छी लग रही थी, इसलिए आपने सीएस किया। मैं तो कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, आपके माइंड में फैक्टर्स थे, तभी आपने ये डिसीजन ली। बोलो हाँ या ना तो बोल दो। इसी तरह से आप बताइए, आपकी कंपनी अपोलो टायर्स है, आप नए फाइनेंस मैनेजर इस कंपनी के चुने गए हो, आपकी वाइफ, आपकी नई मैरिज हुई है अभी, आपकी वाइफ एमआरएफ टायर्स में है, बताइए, वो भी टायर कंपनी में काम करती है। आपकी गर्लफ्रेंड डनलप टायर्स में है, वो भी टायर में काम करती है। आपकी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी रेडियल टायर्स में, सारा खानदान टायरों की कंपनियों में काम करता है, और आप नए अपॉइंट हुए हो कहां पे, अपोलो टायर्स में। आप मुझे बताइए, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर आपको कहता है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी है, प्लीज एस्टिमेट करके बताओ मिस्टर फाइनेंस मैनेजर। आप बताइए, क्या आप अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं कि एमआरएफ टायर्स की कितनी है, क्या वही बोल सकते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हैं। मान लेते हैं आपकी वाइफ कहती है कि 15 लाख रुपए उनको चाहिए वर्किंग कैपिटल के, आपकी गर्लफ्रेंड कहती है हम तो 8 लाख में काम कर लेते हैं, आपका ब्रदर इन लॉ कहता है हमें 12 लाख चाहिए। बताइए जी, क्या लगता है, इनके बेसिस पे आप अपनी एस्टिमेशन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या पता इन्होंने कितने टायर्स बना रहे हैं, ये कितने बना रहे हैं, ये कितने बना रहे हैं। इसका मतलब आपके अपने अलग फैक्टर्स होंगे, इनसे मिलते जुलते नहीं होंगे। तो मैं आप सभी को यही बताने जा रहा हूं कि फैक्टर्स कैसे होते हैं। आइए एक बार आप अपने रजिस्टर में लिखें कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट 6, चलिए पहले कंसेप्ट 6 लिख लें। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मुझे मालूम है कि आप सब लिख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपके लिए 6 महीने कितने इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। मुझे मालूम है कि आप पास होना चाहते हैं, बस हो नहीं पा रहे, लेकिन इस बार आपने अपने आप को कहा है कि मैं पास होकर दिखाऊंगा, दिखाएंगे दुनिया को कि हम पास हो सकते हैं। अभी तक तो पास ही होते आए, तो फिर हिम्मत किस बात की हारनी है। फाइनल में तो आए, पास होके तो आए।
घबराइए नहीं, हिम्मत मत हारिए, एक कदम और उठाइए। करंट एसेट्स के नाम आपको पता ही है। करंट एसेट्स क्या होते हैं, लिख लें, दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये फिक्स एसेट्स भी आ सकते हैं इसकी कैटेगरी में, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। तो अभी लिख लें, और जो भी मैंने चित्र बनाए हैं आप उन चित्रों को जरूर लिखें, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चनों में चित्र बनाने बहुत जरूरी है। अभी मैं एक किताब देने वाला हूं जिसमें उसका नाम है चित्रों वाली किताब। आपने हर थ्योरी के क्वेश्चन में वो सारी फोटोज डाल देनी है, फिर देखिए कैसे नहीं आते नंबर। इस बार भी तो थ्योरी आई थी, इस बार भी तो बच्चे के 95 आ गए। कैसे आए? क्योंकि उसने थ्योरी को प्रैक्टिकल बना दिया, फोटोज बना दी, नंबरिंग से लिखा, आ गए। तो आपके क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। अब आप यहां से रिवाइज शेड्यूल हटा सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग में, अब तो कंपनी एक्ट 2013 आ गया। आप लिख दें एज पर कंपनीज एक्ट 2013 2013। यकीन मानिए ये 2013 आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आया हुआ है। ये 2013 बहुत कुछ आपको देने वाला है, क्योंकि इसने पुराने लोगों को आउटडेटेड कर दिया है। अब आप ही का समय आ गया है, आप ही की जनरेशन आ गई है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पुराने लोग अब पढ़ने वाले नहीं है, वो तो ऊपर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब आप ही का समय है। क्या सभी ने फोटो बना दी? मैंने इसमें फोटो में क्या लिखा है, T0। T0 का मतलब क्या है? वर्तमान काल, अभी का समय है T0। T12 का मतलब क्या है? 12 महीने, क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं। तो चलिए T0 से T12 लिख लिया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है। आइए हम आगे चलेंगे और बिल्कुल आगे चलकर लायबिलिटीज के बारे में लिखेंगे। दोज लायबिलिटीज which are to be paid, अंडरलाइन कर देंगे, विद इन 12 months। और यहां पर भी कंपनीज एक्ट लिखेंगे। क्या लगता है जी, लायबिलिटी तक लिख लिया? अच्छा, अभी तक हमने जो भी सीखा, एक छोटी सी बात सीखी कि किसी भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है और पड़ती है, उसके बिना वो अपना स्मूथ वर्किंग नहीं कर सकती। अब सवाल आता है कि उसको कितने पैसों की जरूरत है, वो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल विच इज ऑप्टिमम। तो पहले कंसेप्ट 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। एक्चुअली में नंबरिंग थोड़ी सी गलत है,
तो पहले नंबर 7 लिख लेंगे, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑप्टिमम ऑप्टिमम का मतलब है कितनी पर्याप्त जरूरत है, ना ज्यादा हो ना कम हो। कई बार आपके मन की सब्जी बनी होती है, शाही पनीर बना है, मान लो मम्मी ने शाही पनीर बनाया है, उस दिन आपको 2 चपातियां खानी होती है, वैसे नॉर्मल 2 ही खाते हो आप। जिस दिन आपके मन की सब्जी होती है आप उस दिन ज्यादा खा जाते हो। आप कहीं विवाह में जाते हो किसी के यहाँ और आप जल्दी पहुंच गए, स्नैक्स खा खा के परेशान हो जाते हो, सारे स्नैक्स खींच देते हो, अंदर से आवाज आती है मत खाओ, नहीं खाऊंगा, चीला खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे। उसके बाद जैसे डिनर शुरू होता है, मेन मीनू, उसमें शर्म नहीं करते, प्लेट पकड़ के अंदर से आवाजें आ रही होती है मत खा रामलाल। आप बेशर्मी दिखाते हो उस समय, आप ऑप्टिमम नहीं खा रहे, ज्यादा खा चुके हो, ओवर ऑप्टिमम। आपको मालूम है कि विवाह में आजकल आखिरी स्टॉल चूरन की गोलियों का रखा हुआ उन्होंने, किसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रखा हुआ ना, क्योंकि आपने ऑप्टिमम तो खाया नहीं, ज्यादा खींच लिया, अब चूरन की गोलियां लेते हुए साथ में, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। मैंने तो एक विवाह में गया, वहां इनो भी रखे हुए थे, इनो के शैशे लगे हुए थे, रास्ते में इनो लेते रहना क्योंकि आपने ज्यादा खा लिया। इसका मतलब कोई भी चीज ऑप्टिमम अच्छी लगती है, ना तो ऑप्टिमम से कम और ना ऑप्टिमम से ज्यादा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोलता जा रहा हूं। अब ऑप्टिमम निकालें कैसे कैलकुलेट करें? इसको निकालने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे। तो चलिए जी, बस थ्योरी का कंसेप्ट शुरू होने वाला है, हम फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे। तो आइए लिखिए कंसेप्ट नंबर 6 बनाइए इसको, थोड़ी नंबरिंग में दिक्कत आ गई। कंसेप्ट 6 लिखा था आपने पहले, 6A फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंसेप्ट 6A फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करें, पेपर में आएगा। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन सब अंदर से पता नहीं चलेगा क्यों कर रहे हैं। ऐसे 10-12 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन को ऑप्टिमम निकालने के लिए। पहला फैक्टर आप लिख दीजिए, नेचर ऑफ बिजनेस। 3-4 लाइनें छोड़ देना, मैं कुछ लिखवाऊंगा अभी। नेचर ऑफ बिजनेस लिखा, 3-4 लाइनें छोड़ दी, नहीं छोड़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैनेजमेंट थिंकिंग लिखकर 3-4 लाइनें छोड़ देना। ऑपरेटिंग साइकिल तो लिखा ही है मैंने, उसको लिख लेना। ऑपरेटिंग साइकिल में इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। कई बार खाली ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया।
आप बताइए, आपने फाउंडेशन में जब ज्वाइन किया, आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन शुरू किया उस दिन से आपकी ऑपरेटिंग साइकिल शुरू हो गई, और जिस दिन नौकरी लगेगी मेंबर बनने के बाद, वहां जाकर ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होगी। बीच में बड़े सारे पड़ाव थे, जैसे वैष्णो देवी माता रानी के दरबार जाना हो तो बड़े सारे पड़ाव आते हैं बीच में। चरण पादिका आती है, सांझी छत आती है, बड़ी सारी जगह आती हैं, हाथी मत्था आता है। लास्ट में आप वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हो, माता रानी के दरबार, माँ रानी जय माता दी करते जाते हो। आप बीच में पूछते हो कहां पे है भवन, कहां है भवन। आप बताइए, आपको बीच में कोई भी कहता है तो क्या कहता है? ये रहा पास में, ये रहा पास में, क्योंकि वो आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता है, जबकि पास में नहीं था वो। तो बताइए जी, ऑपरेटिंग साइकिल सबने लिख ली? इसमें 4 बातें लिखनी है, जरा ध्यान से, बस ये 4-5 बातें खत्म, इसके बाद लिखने का काम खत्म है। आज की क्लास में जो लिखना था लिख लिया, अभी बस ये लिखना थोड़ा सा। लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट। समझाऊंगा, अभी लिख लीजिए, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अभी लिख लीजिए। मैंने लिखा है लॉन्गर द साइकिल। बताइए, जिसको जितना समय ज्यादा लगता है सीएस बनने में, रामलाल को लगे 4 साल, मोहनलाल को लगे 5 साल। बताइए, लाइफ में कौन जल्दी सेट होगा, रामलाल या मोहनलाल? रामलाल जल्दी सेट। कौन ज्यादा एग्जामिनेशन फीस पे करेगा बार बार? मोहनलाल ज्यादा देगा, ज्यादा पेपर दिए। किसकी नौकरी बाद में लगेगी? किसकी जॉब किसकी बाद में लगेगी? मैरिज किसकी बाद में होगी? ऑपरेटिंग साइकिल है, अब आपके ऊपर है कि इस बार क्लियर करना है, आगे निकलिए। इसमें 5 स्टेजेस हैं, आप उनको लिख लें एक बार। सबसे पहले कच्चा सामान आता है। पिज्जा बनाना हो तो डोमिनोज पिज्जा वाले क्या करते होंगे? पहले पिज्जा बेस खरीदते होंगे, कच्चा सामान, पिज्जा बेस, सब्जियां खरीदते होंगे, फिर उसको ओवन में डालते होंगे। आपने देखा है पिज्जा बनते हुए ओवन में डल जाती है वो चीज, फिर बिजली चलती है, फिर ओवन गर्म होता है, उसमें आवाजें आती हैं, हूं। आप आधे घंटे तक खड़े रहते हो, अंदर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। वो कहते हैं कि आधे घंटे से पहले डिलीवरी नहीं देंगे, चुपचाप खड़े हो जाओ। फिर पिज्जा बन जाता है, आपको लगता है ऐसे ही खा लें, नहीं, वो डब्बे में डालते, फिनिश गुड करते, फिर उसमें टोमेटो केचप डालते हैं, नैपकिन रखते हैं, फिर वो कहते हैं थैला घर से लाए हो क्या? आप कहते हो भैया थैला तो आप ही दे दो, वो कहते हम नहीं देंगे कुछ भी, ऐसे ले जाओ। बट कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ पिज्जा वालों ने, वो प्लास्टिक के नहीं कागज के थैले बनाए हुए हैं, उसमें डाल के देते हैं। प्लास्टिक तो मंदी हो गया आजकल। फिर आप घर ले जाते हो, फिर खाते हो, फिर उसकी एनर्जी बनती है। बताइए कितनी बड़ी साइकिल रही। सुबह सामान आया, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुआ, तैयार हुआ, आप घर ले गए, और मान के चलो पिज्जा वाला के आज खा लो, पैसे 2 दिन बाद देना। हद कर दी। आप तो कभी दोबारा उस दुकान पे जाओगे नहीं, क्योंकि पैसे देने आपको। तो बताइए जी, 5 स्टेजेस लिख ली क्या सभी ने? चलिए अब और नहीं लिखना है, एक चित्र बनाकर और नहीं लिखना है, फोटो बना लीजिए। फोटो में मैं बहुत ध्यान देता हूं, 95 मार्क्स तभी आएंगे जब आप फोटोज बनाएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल की फोटो बनाइए। और जो यहां से नहीं पढ़ रहे उनको फोटो में दिखाइए, उनको कहिए तुम्हारे 95 नंबर नहीं आ सकते, हमारे आएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये लिखा मैंने। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबसे पहले आपके पास कैश था, कैश। आपने उसका कच्चा सामान खरीदा, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको WIP में कन्वर्ट कर दिया। अभी समझाऊंगा, आप आराम से चित्र तो बनाइए।
और चित्र रटना नहीं है, लॉजिक समझाऊंगा आपको, लॉजिक समझ आ जाएगा। जिन्होंने बना लिया इस चित्र को माइंड में जरा सोचे, इस माइंड में जरा सोचना शुरू। यहाँ पिक्चर बनाए, फोर हेड में पिक्चर बनानी है, ये फोर हेड के ऊपर क्या हो क्या रहा है, अपने मानस पट में यहाँ पर फोर हेड में पिक्चर बनाए कि आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले कच्चा सामान खरीदा, उसको प्रोड्यूस किया। आप सब ने मेरे सामने वर्क इन प्रोग्रेस बैठे हो। आप ना फाउंडेशन से पहले रॉ मटेरियल थे, आप ना डांस करने के लिए तैयार हो रहे थे, अब आप डांस कर रहे हो। कोई 70% में डांस कर रहा है, कोई 80 में डांस कर रहा है, कोई 20% में डांस कर रहा है। जिस दिन 25 फरवरी वाले दिन आप पास हो जाओगे तो आप उस दिन 100% बन जाओगे। सोचिए कितने खुश हो गए आप। आहा, आंखें बंद करके सोचिए, आपने रिजल्ट देख लिया, आहा, आप पास हो गए हो। आपके पूरी बॉडी के हर एक सेल में कितनी खुशी सी है, आपने मेहनत की थी और आप पास हो गए। ऐसी खुशी आज तक आपको कभी मिली नहीं, ऐसा एहसास हो रहा है आपको। आपकी पूरी बॉडी के एक एक सेल में खुशी है, तब आप फिनिश गुड बन जाओगे। फिर जॉब लगेगी, फिर जॉब में 1 महीना काम करोगे तो पैसे तो 1 महीने बाद मिलेंगे, डेटर्स। आपने फिर जिससे उधार लिए थे उसको दे दोगे। तो ऑपरेटिंग साइकिल लिख लिया, सभी ने लिखा है, ये सभी ने लिखा है, ठीक है जी, बिल्कुल। अभी और कुछ नहीं लिखना, बहुत लिख लिया, बहुत लिख लिया। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा और फिर आप वो बताएंगे और आपकी लाइफ में जादू होना शुरू हो जाएगा। आइए, जादू तेरी नजर। मैं अभी आपके सामने ये कह रहा हूं कि आपको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना जरूरी है। ये बात तो हम सब समझ चुके हैं। अगर आप ऑप्टिमम एस्टिमेशन नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। ऑप्टिमम एस्टिमेट करना भी बहुत जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। लेकिन इसको एस्टिमेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब ये थ्योरी में बार बार आ रहा है। अच्छा, अभी के 5 मिनट अगर आपने ध्यान से बात सुन ली ना तो आने वाले 3 लेक्चर्स बहुत इजी हो जाएंगे आप। और नहीं सुनी फिर भी 3 लेक्चर तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन भारी हो गए करेंगे। इसलिए ध्यान से 5 मिनट जरा गहरी सी सांस ले लेंगे। मेरे को लग रहा है कुछ झुक के बैठे हुए हैं, झुक के बैठना अलाउड नहीं है। देखो ऐसे बैठे कुछ तो ऐसे चेयर में लंबी टांगे कर लिया, आराम से बैठे। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है, ऐसे, समझ गए? झुकना नहीं है, कमर सीधी से बैठना है। तो जो मेरी बात होगी ना आपके अंदर तक जाएगी, समझ आती रहेगी, लॉजिक लगाओगे। और ऐसे बैठे हुए ढीले ढीले यॉर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, मेरी बातें अंदर तक नहीं जाएंगी, ठीक है? तो अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप सभी को जब वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करनी है तो कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने पहला फैक्टर लिखा, नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस बिजनेस से बिलोंग करते हैं? मैं कहता हूं जी, इस दुनिया में 4 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला बिजनेस मैं बोलूंगा ऐसा होता है जिसका मैं नाम रखूंगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या आप में से कोई एग्जांपल बता सकता है? मैंने जो अभी एग्जांपल दिया अपोलो टायर्स का,
बताइए वो सर्विस इंडस्ट्री थी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ मैं आपको ये कह रहा हूं, एक इंडस्ट्री होती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री, और लास्ट होती है जॉब एंड बैच इंडस्ट्री। कॉस्टिंग में आपने किया हुआ मुझे मालूम है। आप मुझे बताइए, ब्रिटानिया ब्रेड्स कौन सी इंडस्ट्री मानी जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग मानी जाएगी। आप मुझे बताइए, HDFC बैंक कौन सी कंपनी मानी जाएगी? सर्विस इंडस्ट्री मानी जाएगी। आप मुझे बताइए, लार्सन एंड टोरबो मेट्रोज बना रही है, ब्रिजेस बना रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में आएंगे? आप मुझे बताइए, वंदना लूथरा, शहनाज हुसैन, रितु बेरी, हाँ फैशन डिजाइनर, ये कहां आएंगे? जॉब एंड बैच में आएंगे। आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपको क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री में होगी? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट में, या जॉब एंड बैच में? मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल आंसर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तो होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल तक चलते हैं, लंबे समय के होते हैं, ये तो बात ठीक है। उसके बाद किसमें चाहिए होती होगी? बहुत बढ़िया, तो नीचे लिखिएगा, कहां नीचे? इसी के नीचे लिखिए, आपने जगह छोड़ी ना 3-4 लाइन की, लिखिए इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, in case of manufacturing and contract industries, generally working capital requirement is higher than service, job and batch industry. अच्छा, कोई भी बात लिखनी है ना, इसलिए नहीं लिखनी कि मैं लिखवा रहा हूं। आपको अगर नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं, भले क्लास के बाद पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। क्या लगता है जी, ये बात सबको क्लियर हो गई? ये जो मैंने लिखी है समझ आ गई? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक प्रोसेस में जाता है ना, फिर प्रोसेस 2 में जाता है ना, फिर 3 में जाता है, तब जाकर फिनिश गुड बनता है। दूसरा फैक्टर आपने लिखा था मैनेजमेंट थिंकिंग, चेक कर लीजिए, आप लिख चुके हैं, आप भूल गए लेकिन मुझे याद है आपने लिखा था मैनेजमेंट परसेप्शन, जिस कंपनी में वर्क करते हैं उस कंपनी की मैनेजमेंट की थिंकिंग कैसी है। आपको मालूम है आपकी 3 प्रकार की थिंकिंग हो सकती है। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप कंजर्वेटिव हो सकते हैं, आप मॉडरेट भी हो सकते हैं। 3, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। आप सब बैठे हैं मेरे सामने, आपकी 3 पर्सनालिटी हो सकती है। बताइए जी, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो हाई रिस्क लें। आपने कभी देखा मोटरसाइकिल आजकल बच्चे बड़े जिगजैग वे में चलाते हैं, और स्पेशली अगर रात को देखें तो कुछ काफिला रात को 11-12 बजे के आसपास चलता है। बहुत ही तेज आवाज करते हुए जाते हैं, जिगजैग में ऊपर स्टंट मारते हैं, बड़ा हाई रिस्क लेते हैं, मजा बहुत आता है। लेकिन और जब गिर जाते हैं तो 6-6 महीने तक हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में लगती है। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि आजकल ज्यादातर जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं ना, यंग जनरेशन को हो रहे हैं, जब वो स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बड़ी गलत तरह से चला रहे हैं। अच्छा, कुछ तो बड़े आराम से चलाएंगे, धीरे धीरे लो रिस्क लेते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो धीरे धीरे ब्रेकें मार के। कुछ होते हैं मीडियम रिस्क लेते हैं जी,
आप मेरे सामने बैठे हैं, ज्यादातर इंसान ना मीडियम रिस्क के होते हैं, आप सब रैशनल हो, ना ज्यादा ना कम, बीच बीच का, ठीक है। आप बताइए जी, मैं आपको कहूं विजय माल्या, आप मिले नहीं हो विजय माल्या से, लेकिन आप उसकी कंपनी में काम करते हो, मान लेते हैं यूबीएच, आप तो कंपनी बियर बनाती है, किंगफिशर बियर बनाती है, पानी बनाती है, मिनरल वाटर, शराब बनाती है, विस्की बनाती है, आप उस कंपनी में काम करते हो। आप नारायण मूर्ति को भी जानते हो। अब आप बताइए दोनों की पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस है या नहीं है? क्या लगता है एग्रेसिव कौन है, ज्यादा रिस्क कौन लेता है, विजय माल्या या नारायण मूर्ति? विजय माल्या ज्यादा रिस्क लेता है। और नारायण मूर्ति की अगर आप पर्सनालिटी देखें, इन्फोसिस का जो मालिक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेता, ठीक है, मॉडरेट बोलता है, ठीक बोलता है, कंजर्वेटिव नेचर का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपकी मैनेजमेंट एग्रेसिव है तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? मेरा सवाल है आपसे, सोच के बताइए। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, सोच के बताना है। आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप अपनी जेब में 1,50,000 लेके चलते हो, तो आप रिस्क ले रहे हो या रिस्क नहीं ले रहे? नहीं ले रहे। भाई 1 लाख की जरूरत थी, आप तो 1.5 लाख लेके चल रहे हो, तो रिस्क किस बात का ले रहे हो? रिस्क तो तब लोगे ना जब 1 लाख की जरूरत थी और आप 80,000 लेके चल रहे हो। नहीं समझ आया? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, लिखिए, इन केस ऑफ एग्रेसिव मैनेजमेंट थिंकिंग, in case of aggressive management thinking philosophy, अगर मैनेजमेंट की थिंकिंग एग्रेसिव है, then low requirement of working capital will be there. भाई रिस्क तो तभी लोगे ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं फिर शायद आ जाए। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव, आप बताना आपने, अगर मेरी मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। अच्छा कंजर्वेटिव कौन होते हैं? कौन होते हैं कंजर्वेटिव? जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, डरपोक किस्म के। बनिया कंपनी है, मारवाड़ी कंपनी है, बताइए, कुछ नेचर वाइज बड़ा रिस्क कम लेते हैं, पैसे को खर्च नहीं करते। अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो आप एस्टिमेट करोगे, वो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? भाई आप तो एक फाइनेंस मैनेजर हो ना, आपको तो देखना है ना कि मेरे पास कितने पैसे कंपनी को चलाने के लिए होने चाहिए ऑन एन एवरेज। तो अगर मेरी मैनेजमेंट बड़ी डरपोक किस्म की है, डरती है, तो बताइए मेरे पास वर्किंग कैपिटल नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रिस्क कम ले रहा हूं। तो आप हिल स्टेशन जाते हो, आपको 10,000 रुपए की जरूरत है और आप डरपोक किस्म के हो, आपने सीक्रेट पॉकेट में 3-4 रुपए अलग से रख दिए, बार बार टच करके फील करते हो, है ना। आप बताइए, आप ज्यादा पैसे लेके जाओगे ना घर से, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेते। और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप कहोगे वहां कोई दोस्त होगा, मिल जाएगा, 5-6 हज़ार ले चलो, देखी जाएगी जो होगा। तो इसका मतलब अगर मैनेजमेंट आपकी एग्रेसिव है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखवाया था। हे राम, इसकी तो जितनी महानता बताऊं उतनी कम है। ऑपरेटिंग साइकिल, बस इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। अभी और भी फैक्टर्स हैं, धीरे धीरे करेंगे, पहले आप एक आइडिया ले लीजिए। मैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना चाहता हूं। उसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कितनी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की जरूरत है।
जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। कितनी जरूरत? फिर कहां से आएंगे? कहां से आएंगे वो पैसे? कहां से आएंगे? ये दो स्टेप रहे। अब कितनी जरूरत है, इसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं? फैक्टर्स देख रहा हूं। उनका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पहला फैक्टर कौन सा देखा मैंने? नेचर ऑफ बिजनेस। बताओ, ये समझ आ गया? दूसरा फैक्टर कौन सा देखा? दूसरा मैनेजमेंट थिंकिंग। तीसरा बताने जा रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल। कुछ तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अभी खा जाएंगे मेरे को। अभी बता रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल बता रहा हूं। खाने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है आपने जर्नी कब शुरू की और जर्नी खत्म कब हुई। आप बताइए, सबसे पहले आपके पास कैश होगा, आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्जन होगी, उसके बाद फिनिश गुड्स बन जाएंगे, फिर आप डेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपने पूंजी यहां लगाई और ये पूंजी दोबारा से पूंजी में कन्वर्ट होने में कुछ तो समय लगा होगा। बताओ, हल्दीराम के यहां पर